हेलो फ्रेंड्स, रूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा सेशन जो है वो ज्योग्राफी का चल रहा था, क्लास 10th का सीबीएसई सिलेबस में एनसीईआरटी बुक से, और टॉपिक चल रहा था कृषि। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो जो पार्ट 1 है इसका, उसमें मैंने कृषि जो चैप्टर 4 है 10th क्लास का, उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको लाकर दिए। जो आधा चैप्टर से था, हाफ चैप्टर से मैंने 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू निकाले थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो जो है उसका पार्ट 2 है, यानी उस आधा चैप्टर के बाद है, और ये चैप्टर पूरा हो जाता है यहाँ पर। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना है इस कृषि चैप्टर से। तो टोटल इस चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन जो है मैंने निकाल कर आपको दिए। एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ा है जहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकता था मैंने वहाँ से बनाया। तो अगर एग्जाम के पर्पज़ से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल गारंटी है कि यहाँ पर आपका इस चैप्टर का फुल कंटेंट आपके पास क्वेश्चंस के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। यानी इस चैप्टर से कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये दोनों वीडियो को देखने के बाद आपके हर क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कृषि से क्लास 10 में से कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आंसर आपके पास जरूर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के लिए। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में भी है इसी चैप्टर से रिलेटेड, और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चाय की खेती कैसी कृषि का एक उदाहरण है? टी फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर्स? तो ये रोपण कृषि है इसका सही आंसर। प्लांटिंग एग्रीकल्चर्स के अंदर आता है। प्रश्न 2 है, चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु का होना आवश्यक है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको इंग्लिश में हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेंज कहते हैं। प्रश्न 3 है, चाय की खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? तो चाय हमेशा पहाड़ी इलाकों में होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आंसर सही होगा ढलवां क्षेत्र। अगर पहाड़ी इलाका है, अगर ऑप्शंस किसी और वे में, आंसर किसी और वे में पूछा जाता है कि ढलान पर होती है, तो बिल्कुल सही, ढलवा क्षेत्र उसी को कहते हैं। पहाड़ों पे होती है तो भी ठीक है। तो चाय की खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? ढलवा क्षेत्र, यानी ढलान जैसा क्षेत्र होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न 4 में है, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखें। तो चाय कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी में होता है। दोस्तों और भी जगह होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है वो चाय का एक तरह से आप समझ लीजिए गढ़ है, मेन क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे वैरायटी जो है चाय का यहाँ पर ही उत्पादन किया जाता है, और जगह पे छोटे स्तर पे होता है, इसलिए उनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर आपका फेमस जो नाम है वो असम है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र है और जलपाईगुड़ी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी किस राज्य में है? तो ये मेघालय क्षेत्र में है। चेरापूंजी किस लिए फेमस है? तो ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो इसलिए चेरापूंजी किस राज्य में है? बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि चेरापूंजी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन किस राज्य में है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में कौन सी बागवानी फसलें उगाई जाती है? तो लीची जो है बिहार में, सबसे ज़्यादा लीची भारत में बिहार में ही होता है। तो ऐसे बागवानी फसलें और भी जगह उगाई जाती है, जैसे नागपुर में संतरा मिलता है, आपको केला साउथ में मिलता है, बहुत सारे राज्यों में, ठीक है। तो बिहार में लीची जो है वो बागवानी फसलें के रूप में उगाई जाती है। आगे चलते हैं, खुबानी और अखरोट किस प्रकार की फसलें हैं? तो खुबानी और अखरोट जो है एक तरह का बागवानी फसलें हैं जो जम्मू और कश्मीर की तरफ उगाई जाती है।
बागवानी फसलों को हॉर्टिकल्चर भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक है? रबड़ को उगाने के लिए कितनी वर्षा वाले क्षेत्र होना चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है वहां पर रबड़ की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रबड़ उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। जो जहां जहां रबड़ होता है उस राज्य का नाम लिखिए। तो केरल में होता है क्योंकि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के नज़दीक है इसलिए ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय के गारो पहाड़ियों के पास जो है रबड़ की उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर अधिक बारिश वाला क्षेत्र होता है। अंडमान निकोबार भी जो है वो भूमध्य रेखा के पास है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखें। तो रेशेदार फसलें कौन कौन से भारत में उगाई जाती है जो प्रमुख है? कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है, नेचुरल सिल्क है जो भारत में उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसे रेशेदार फसलें हैं जिसको उगाने में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती? तो बिल्कुल आप अगर दिमाग लगा सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो प्राकृतिक रेशम जो है उसको उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती क्योंकि एक तरह से कोकून यानी एक तरह से कीड़े, रेशम के कीड़े को पालने के बाद उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन उसी के लिए है, रेशम के कीड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोकून के बारे में भी है कि कोकून कौन से पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है? तो मलबरी नाम का एक पेड़ है, उसकी हरी पत्तियों पर कोकून पलता है। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं हम लोग? तो रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर, यानी रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये भी एक तरह का जो है एग्रीकल्चर से आया सेरीकल्चर, ये भी एक तरह का खेती बाड़ी का एक पार्ट है, तो इसको सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए कौन सी फसल बहुत महत्वपूर्ण है? तो कॉटन से ही होता है। तो कॉटन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फसल है सूती कपड़ा उद्योग के लिए। कपास का खेती जिससे हमें रुई निकलता है, फिर उसके सूती कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 2016 का सर्वे के अनुसार जो है भारत दूसरा स्थान पे आता है और पहला स्थान जो है चीन का है। तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ ध्यान दीजिएगा डेट 2016 के अनुसार क्योंकि 10th के टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू दिस है। ठीक है, तो दूसरा स्थान है, पहला जो है चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में कौन सी मिट्टी की उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कपास बहुत अच्छे तरह से खेती की जा सकती है, इसीलिए जहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र वही हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक। तो ये सब जगह पे कपास की खेती अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। कपास कैसी फसल है? तो मैं आपको बताया था कि शस्य ऋतु के बारे में। 3 तरह के शस्य ऋतु होते हैं, रबी, खरीफ और जैद। तो उनमें से कपास कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। नेक्स्ट के चलते हैं, कपास उत्पादन के 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी जहाँ ज़्यादा होती है जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में, वहाँ पर कपास ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो जहाँ जहाँ गन्ना अधिक होता है उसके बारे में है। ऐसे इसके अलावा भी हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात भी आता है, पर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ ज़्यादा देने की कोशिश किया है, पर और भी जगह उगाए जाते हैं। बिहार में भी उगाया जाता है, ठीक है, बंगाल में भी उगाया जाता है, गुजरात में भी उगाया जाता है। तो ये प्रमुख है जहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के 3 मसाला उत्पादक राज्यों के नाम लिखें जहां पर मसाला अधिक होता है। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु साउथ में। जहां बारिश अधिक होगी वहां पर जो है मसाले के उत्पादन ज़्यादा होता है। गर्मी भी चाहिए और बारिश भी चाहिए मसाला उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन में बाढ़ के मैदान वाली उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है। देखिए, उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता तो बहुत सारे फसलों में होती है, लेकिन इसको बिल्कुल नई बाढ़ वाली मैदान चाहिए। तो जूट ऐसी फसल है जो जब बाढ़ आती है और मिट्टियाँ नहीं आती है तो वहाँ पर जूट की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। ठीक है, जूट की खेती वहाँ पर अधिक होती है जहाँ पर नए बाढ़ के मैदान यानी नया एलुआइवल सॉइल का जहाँ पर निक्षेपण ज़्यादा होता है वहाँ पर जूट की खेती अधिक हो सकती है। कौन सा ऐसे कृषि है जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब कौन सा ऐसे कृषि है जिससे पर्यावरण पर नुकसान नहीं होता है? तो जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हम ज़्यादा केमिकल और ज़्यादा अगर दवाई खेतों में यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा मिट्टी भी खराब होगा और भूमिगत जल भी खराब होगा। ठीक है, इस तरह से पर्यावरण पर बहुत सारे प्रभाव आते हैं। ठीक है, तो जैविक खेती करने से पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से पुकारा है? तो रक्तहीन क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसे कहते हैं। विनोबा भावे ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? कॉफ़ी हम लोग पीते भी हैं, टी, कॉफ़ी। तो किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका किस्म की। इसको याद रखिए, अरेबिका किस्म। भारत का नहीं है ये कहीं और से आया है। इसका क्वेश्चन मैंने आगे दिया है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताता हूँ। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान का कार्यक्रम किसकी देन है? तो अभी ऊपर है, भूदान का कार्यक्रम जो है विनोबा भावे की देन है। नेक्स्ट चलता हूँ। FCI का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो है फुल नेम है FCI का। ठीक है, आगे चलते हैं। अतिरिक्त खाद्य की प्राप्ति और उसका भंडारण करना किसका कार्य है? तो FCI का कार्य है कि अधिक भंडारण करना और खाद्य की प्राप्ति यानी किसानों से खाद्य अधिक खरीद कर उसका भंडारण करना, ताकि कोई भी तरह का इमरजेंसी हो या हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पर वो सरकारी जो है भंडारण का यूज करते हैं और फूड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलता है। बहुत सारे गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, उनको जो सस्ते दामों पर, जो सरकारी दाम पर जो गेहूं और चावल मिलते हैं, वो सरकार जो देती है वो इसी भंडार से निकाल कर देती है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड को और किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। एक्चुअली ये दूध से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चंस मैंने आगे दिए हैं। जब देश के अंदर दूध की कमी हो रही थी तो ऐसी क्रांति लाई गई जिससे पशुओं का भी देखभाल किया गया और दूध कैसे बढ़े हमारे देश के अंदर, ताकि खपत को भी पूरा किया जा सके और उसका हम निर्यात भी कर सकें। तो ऑपरेशन फ्लड उसका नाम दिया गया है, श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अब इसका क्वेश्चन इसी से है कि पशु नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? तो श्वेत क्रांति। यानी पशुओं को नस्ल में सुधार करेंगे तो ही दूध का उत्पादन अच्छा होगा, तभी वो पशु हमें ज़्यादा दूध दे पाएंगे। और उनका देखभाल अगर करें, समय पे खाना दें, उनको अच्छे आहार दें पशुओं को, तो दूध उत्पादन अधिक हो सकता है। तो इस श्वेत क्रांति का मेन उद्देश्य जो था, इनका जो कार्य था कि दूध का देश में उत्पादन अधिक हो ताकि खपत को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। भारत सरकार का PDS यानी PDS का फुल फॉर्म क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपको मिल जाएंगे हर एक तालुका में।
जो सरकारी जो है अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गरीबों के बीच में जो करती है उसको शॉर्ट में पीडीएस बोलते हैं, हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं और इंग्लिश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। कार्यक्रम क्या है? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नहीं है, लंबा है। तो ये ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती प्रक्रिया मतलब कम दाम में खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं प्रदान करता है। अन्य वस्तुएं का मतलब चीनी भी, और पहले ज़माने में केरोसिन तेल जो था, कपड़े भी देते थे पहले, पर अभी चावल और गेहूं और कहीं कहीं पर चीनी भी मिलता है। तो आगे चलता हूँ। रक्तहीन क्रांति के रूप में विख्यात विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम है? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जाइए कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसके 2 तरह से पूछा है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन से पूछा जाए तो विनोबा भावे आएगा, फिर उससे रक्तहीन क्रांति भी जुड़ा हुआ है, यानी लगभग तीनों चीज़ें एक ही है, विनोबा भावे, रक्तहीन क्रांति और भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसको आप सीधे शॉर्ट में लर्न कर लीजिए, कहीं भी आएगा ये तीनों में। अगर नाम पूछा किसने किया, विनोबा भावे, दूसरा नाम क्या है तो रक्तहीन क्रांति, मेन नाम क्या है तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन है। तो ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसे भी पूछे आंसर आप ये तीनों में से हो सकता है। भारत के 2 महत्वपूर्ण पेय फसलों का नाम बहुत ईजी है, चाय और कॉफ़ी, जो हर एक घरों में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। हर घर में चाय, भारत के लगभग हर घर में चाय तो मिल ही जाता है। तो प्रमुख पेय फसल क्या है? चाय है। कॉफ़ी भी आजकल ट्रेड बढ़ गया है पीने का। आगे चलता हूँ। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल खेती किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जहाँ पर सिर्फ कॉमर्स यानी व्यापार के दृष्टिकोण से खेती की जाती है, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा, गुजरात भी आता है, लेकिन पंजाब हरियाणा सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलता हूँ। नई संकर किस्म की फसल बीज का आविष्कार करने में कौन सा सहायक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आया है वो इसी कार्य में लगा हुआ होता है कि हम किस तरह से बीजों को इन्वेंट करें और नए नए किस्मों को बीज लाएं ताकि उसमें उत्पादन अच्छा हो सके। जनन विज्ञान अभियांत्रिकी उसको कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे कहते हैं, जिससे नई किस्म के बीजों का आविष्कार किया जाता है इस इंजीनियरिंग के द्वारा। आगे चलता हूँ। भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं का नाम कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं, उस संस्था का नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या है? कृषि को आधुनिकीकरण करने में ये काउंसिल मदद करता है। बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसानों को, टेस्टिंग में, चेकिंग में, वेदर कंडीशन बताता है, रेडियो के द्वारा हेल्पलाइन देता है, लोन ज़रूरत पड़ता है तो लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से किसानों को और खेती को कैसे आधुनिकीकरण में बदला जाए, मशीनों का इन्वेंशन, नए नए टूल्स का इन्वेंशन इसी काउंसिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे चलता हूँ। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को खाद्यान्न के लिए रियायती मूल्य पर सुनिश्चित करती है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने अभी आपको बड़ा सा डिफिनेशन बताया है, इसको पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कॉफ़ी की खेती पहली बार शुरू की गई थी कहाँ? तो बाबा बुदान की पहाड़ियों में। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ियों में खेती की गई, किसकी? तो कॉफ़ी की। ऑटोमोबाइल, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन लॉजिकल है इसीलिए मैंने दिया है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कौन से फसल एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो रबड़। रबड़ बहुत महत्वपूर्ण है ऑटोमोबाइल के लिए, चक्के बनाने, चक्का नहीं रहेगा तो कोई भी गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑटोमोबाइल में रबड़ का उपयोग चक्के में भी होता है और कई जगह पे भी होता है। तो रबड़ की खेती जो है कच्चा माल सबसे ज़्यादा खपत ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्रीज में होते हैं। आगे चलता हूँ।
किस फसल को उगाने में लगभग 1 साल लग जाता है, यानी लगाने से लेकर काटने में पूरे वर्ष खपत होती है? तो गन्ना, शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन की फसल पूरे 1 साल में तैयार होती है। बीजों की नई किस्मों का आविष्कार को कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो जीन क्रांति, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, जीन क्रांति भी बोलते हैं। उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है, बीपीएल और एपीएल। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन, ये 2 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के कितने घटक हैं? 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? विनोबा भावे थे। ये आपके टेक्स्ट बुक से है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान के द्वारा 80 किसानों को 80 एकड़ भूमि दान किसने दिया था? तो रामचंद्र रेड्डी ने। जो भूदान के द्वारा जब ये कार्यक्रम विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया तो ये गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और किसानों, जो भूमिहीन किसान हैं उनको जमीन दिलवाए, जो बड़े बड़े जमींदार थे। तो रामचंद्र रेड्डी जो थे उन्होंने 80 किसानों को 80 एकड़ भूमि भूदान कार्यक्रम के द्वारा दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे कृषि है जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जैविक कृषि, ये दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। अलसी और सरसों कैसी फसल है? तो रबी की फसल है। ये दोनों जो है ऑयल सीड हैं, अलसी भी ऑयल सीड है और सरसों भी ऑयल सीड है। ये तेल वाले फसल हैं, अलसी से भी तेल निकाला जाता है और सरसों से भी तेल निकाला जाता है। तो ये रबी की फसलें हैं। बिहार में चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ किस फसल या खेती से संबंधित है? तो नील की खेती। नील की खेती जो है वो रंग की पहले जो थे वो ऐसे रंग नहीं होते थे, वो पत्तों से और पेड़ों से निकालकर ब्लू रंग जिसको बोलते हैं नील की खेती, तो प्राकृतिक रंग जिसको बोलते हैं नील की खेती की जाती थी, जो अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती बिहार के किसानों के द्वारा किया जाता था। इसका इतिहास अलग है। तो नील की खेती जो है वो बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने यह आंदोलन जाकर वहाँ किसानों की हालत देखी, उसके बाद वहाँ आंदोलन चलाए। तो नील की खेती जो है बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित रखता है। दोस्तों ये बहुत 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 1 में इसी चैप्टर से 50 क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। टोटल 100 क्वेश्चन का एक चैप्टर है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंटेंट है आपके लिए। अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा कवर किया है मैंने इस चैप्टर को। आने वाले चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है मैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपको नोट्स इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिली होगी। तो आने वाले दिनों में मैं 10th से और भी चैप्टर से अलग अलग चैप्टरों से एनालाइज करके आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। छोटा हो या बड़ा हो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप अपने लेवल, जो तैयारी का लेवल है, उसको और ऊंचा कर सके और आपको इस किसी भी चैप्टर से कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स की ज़रूर यूज़ करें। अगर आप स्पेशल भी बोलते हैं कि सर आप किसी चैप्टर का, पर्टिकुलर चैप्टर का कंटेंट बनाइए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर से कंटेंट बनाना है, कौन सा चैप्टर नंबर से क्वेश्चंस बनाने हैं, किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में डाउट है, आप ज़रूर कमेंट करें। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको उस डाउट को क्लियर करें। और हम लोग यही चाहते हैं, हमारी टीम यही चाहती है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजें ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हो। इसका जो पीपीटी है उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।